हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फार्म डॉग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा के बारे में जो इमरजेंसी एग्जाम की दृष्टि से, एससीएलएस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दवा का नाम है डोपामाइन। तो डोपामाइन इंजेक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। डोपामाइन इंजेक्शन, ये दवा इंजेक्शन की फॉर्म में आती है। इस दवा का इंजेक्शन 200 mg पर 5 ml की स्ट्रेंथ में आता है। तो पर ml की स्ट्रेंथ देखें अपन तो 40 mg पर ml की स्ट्रेंथ में दवा आती है। मतलब इस दवा के 1 ml में 40 mg आता है। चूंकि इस दवा का मेटाबॉलिज्म बहुत ही फास्ट है, इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होने के कारण इस दवा को आईवी इन्फ्यूजन फॉर्म में दिया जाता है। और ये दवा स्लो इसलिए दी जाती है ताकि इसका जो एक्शन है वो जो फास्ट आता है, पोटेंट एक्शन आता है, इसलिए इस दवा को आईवी इन्फ्यूजन में तो देना ही होता है, साथ में इस दवा को स्लो भी देना होता है। आपको पता होना चाहिए, याद रख लीजिएगा, डोपामाइन का मेटाबॉलिज्म बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन होता है, साथ में दवा पोटेंट होती है, इसलिए इस दवा का कंटिन्यूअस असर आए, धीमा असर आए, इसके लिए इसको स्लो आईवी इन्फ्यूजन की फॉर्म में दिया जाता है। यह दवा 200 mg पर 5 ml की स्ट्रेंथ में आती है। पर ml की स्ट्रेंथ देखूं 40 mg पर ml इसकी पर स्ट्रेंथ है। और इस दवा को हमेशा डाइल्यूट करके दिया जाता है। इसका डाइल्यूशन नॉर्मल सलाइन या डेक्सट्रोज 5% के साथ किया जाता है। तो याद रखना, 40 mg पर ml की स्ट्रेंथ है, इंजेक्शन 200 mg पर 5 ml का आता है, डाइल्यूट NS या डेक्सट्रोज 5% के साथ किया जाता है और 0.2 से 1 mg पर मिनट का इसका आईवी इन्फ्यूजन दिया जाता है। आईवी इन्फ्यूजन इसलिए दिया जाता है कि इसका जो एक्शन है वो कैसे आए। अच्छा, आईवी इन्फ्यूजन भी कैसे देना है, स्लो जाएगी ये दवा, और इसका जो एक्शन है वो कैसे आए, सस्टेन आए, लगातार आए, क्योंकि फास्ट मेटाबॉलिज्म के कारण इसका असर तुरंत समाप्त हो जाता है। अगर आपको कंटिन्यू इसका असर बॉडी में चाहिए तो इसको कंटिन्यू बॉडी में भेजना पड़ेगा। उसका एक ही तरीका है, आईवी इन्फ्यूजन पोटेंट है तो कहीं असर एक साथ ना आ जाए, इसलिए इसको स्लो भी दिया जाता है। अब इसके बाद बात करें जो इसका असर है रिसेप्टर सेंसिटिविटी के हिसाब से कैसे असर आता है, तो आपको पता होना चाहिए 3 रिसेप्टर पे काम करती है, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर। बीटा रिसेप्टर में इसका असर बीटा 1 पे आता है, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर में इसका असर D1 एंड D2 पे आता है, और अल्फा रिसेप्टर में इसका असर अल्फा 1 पे आता है। तो इसका जो असर है जनरली वो तीनों रिसेप्टर पे आता है, बीटा 1 पे भी, डोपामिनर्जिक पे भी और अल्फा 1 पे भी। जो इसका असर सबसे जो कंसंट्रेशन कम कंसंट्रेशन पे आता है वो है D1 एंड D2 पे। तो जो लो कंसंट्रेशन पर जो इसका असर है, लो कंसंट्रेशन पर इसका जो असर है बेटा, वो असर आता है D1 एंड D2 पर। जो मॉडरेट कंसंट्रेशन पर इसका असर है बेटा, वो आता है कौन से रिसेप्टर, बीटा 1 पर। और जो हाई कंसंट्रेशन पर असर है बेटा, वो आता है किस पर, अल्फा रिसेप्टर पर। तो जो बीटा 1 रिसेप्टर है इस पे मॉडरेट कंसंट्रेशन पर काम करता है, 2 से 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट वाली कंसंट्रेशन। और डोपामिनर्जिक रिसेप्टर पर लो कंसंट्रेशन पर काम करता है, 0 से 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट पर। और अल्फा पे इसका असर 10 माइक्रोग्राम पर केजी से ज्यादा पे असर आता है। और जनरली इसका जो ये असर इस कंसंट्रेशन पे आता होगा, पर ये कंसंट्रेशन हम यूज ही नहीं करते हैं, नॉट यूज क्लिनिकली, ये पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए डोपामाइन यूज ऑन माइल्ड टू मॉडरेट कंसंट्रेशन, डोपामाइन यूज ऑन माइल्ड टू मॉडरेट कंसंट्रेशन। क्योंकि जो डोपामाइन का असर हमें चाहिए बच्चों, वो असर चाहिए माइल्ड टू मॉडरेट कंसंट्रेशन। माइल्ड पर कंसंट्रेशन पर आएगा इसका असर रिनल ब्लड वेसल पर, मॉडरेट कंसंट्रेशन पर इसका असर आएगा हार्ट पर। रिनल ब्लड वेसल पर जो असर आएगा वो किसकी वजह से आएगा बच्चों, वो आएगा आपका D1 एंड D2 की वजह से, और हार्ट पर जो असर आएगा बीटा 1 की वजह से। तो रिसेप्टर सेंसिटिविटी से क्या समझ में आया, बोला डोपामाइन नाम की दवा बीटा 1 पर, D1 D2 पर, अल्फा पर, तीनों पे काम करती है। डोपामाइन रिसेप्टर पर ये सबसे कम कंसंट्रेशन में काम करती है, बीटा 1 पर ये मध्यम कंसंट्रेशन पर काम करती है, अल्फा पर ये हाई कंसंट्रेशन पर काम करती है। पर अल्फा का हमें असर चाहिए नहीं, नॉट यूज क्लिनिकली, तो हम डोपामाइन को माइल्ड टू मॉडरेट कंसंट्रेशन पर काम में लेते हैं, जिसपे इसका असर रिनल ब्लड वेसल और हार्ट पे आता है।
रीनल ब्लड वेसल पर जो असर आता है वो D1 D2 रिसेप्टर की वजह से आता है। सबसे कम कंसंट्रेशन पर ये D1 D2 पर काम करता है, इसलिए इसका असर सबसे पहले रीनल ब्लड वेसल पर आता है। उसके बाद मध्यम कंसंट्रेशन पर ये आपके हार्ट पर काम करता है, जिससे इसका असर बीटा 1 रिसेप्टर का आता है। और सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन पर ये अल्फा पे काम करता है, जिस कंसंट्रेशन को हम काम में ही नहीं लेते हैं। अब इसका अगर मैं आपको और बताऊं, थोड़ा सा डोपामाइन के बारे में आपको थोड़ा सा और समझाऊं, तो देखिएगा माइल्ड कंसंट्रेशन, मॉडरेट कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन। माइल्ड कंसंट्रेशन बच्चों ये कहां काम करता है? D1 एंड D2 पर। मॉडरेट पर ये बीटा 1 पर, और हाई कंसंट्रेशन पर ये काम करता है अल्फा पे। अब सबसे पहले तो इसका पिंड छुड़ाओ, ये कंसंट्रेशन नॉट यूज क्लिनिकली, हमें अल्फा का असर चाहिए ही नहीं, सबसे पहला काम तो ये। उसके बाद बात करें तो बोले यहां क्या करता है D1 D2 पे काम करके? डायलेशन ऑफ रीनल ब्लड वेसल। और डायलेशन ऑफ रीनल ब्लड वेसल होने से क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। नेट्री यूरेटिक इफेक्ट आता है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, बोले तो नेट्री यूरेटिक। तो जो डोपामाइन का नेट्री यूरेटिक इफेक्ट है, यूरिन आउटपुट बढ़ाने वाला असर है, जो आप लाना चाहते हैं वो माइल्ड कंसंट्रेशन पर ही आ जाता है। डायलेशन ऑफ रीनल ब्लड वेसल डोपामाइन माइल्ड कंसंट्रेशन पर कर देता है, तो यूरिन आउटपुट बढ़ाने का क्षमता डोपामाइन में है माइल्ड कंसंट्रेशन पर। और बीटा 1 के ऊपर काम करते हुए ये इंक्रीज कार्डिक एक्टिविटी कर देता है, इंक्रीज कार्डिक आउटपुट कर देता है, और इस वजह से ये मेनली सिस्टोलिक बीपी, कौन सा बीपी? सिस्टोलिक बीपी बढ़ाने के काम में आता है। आपको पता होना चाहिए कौन सा बीपी बढ़ाएगा? सिस्टोलिक बीपी, कार्डिक आउटपुट बढ़ा देगा और सिस्टोलिक बीपी बढ़ाने के काम में आएगा। तो डोपामाइन के दो बेसिक यूजेस हैं, बीटा 1 की वजह से सिस्टोलिक बीपी बढ़ा देता है, और D1 D2 की वजह से यूरिन आउटपुट बढ़ा देता है, और अल्फा वाला असर हाई कंसंट्रेशन पर आता है, वो हमें असर चाहिए नहीं। तो डोपामाइन क्लिनिकली माइल्ड टू मॉडरेट कंसंट्रेशन पर यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको आगे मैंने लिख भी दिया है टेक्निकल लैंग्वेज में, इफेक्ट ऑफ डोपामाइन। 1 से 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट की कंसंट्रेशन, जिसे हम लो डोज या लो कंसंट्रेशन कहते हैं, अगर इस पर आप मरीज को रखेंगे तो ये क्या करेगा? मे इंक्रीज यूरिन आउटपुट एंड रीनल ब्लड फ्लो। कारण यही है, मैंने साफ साफ बात बताई है, डायलेट रीनल ब्लड वेसल, डायलेट रीनल ब्लड वेसल, रीनल ब्लड वेसल को डायलेट करेगा ये लो डोज पर, क्योंकि लो डोज पर कहां काम करता है? ये D1 एंड D2 पर। तो लो डोज पर D1 D2 पे काम करते हुए ये डायलेट करता है रीनल ब्लड वेसल को, जिससे यूरिन आउटपुट या नेट्रोयूरेटिक इफेक्ट देता है। फिर आ जाइए 5 से 15 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट आईवी इन्फ्यूजन अगर अपन दे रहे हैं, मीडियम डोज दे रहे हैं, मॉडरेट कंसंट्रेशन पर मरीज को रख रहे हैं, मेन इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो। देखो वहां तो बढ़ ही रहा था, यहां भी बढ़ना है। कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट एंड कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। बेसिकली जो यहाँ सबसे मेन इफेक्ट आएगा, जो काम का इफेक्ट आएगा, वो आएगा बीटा 1 की वजह से। कार्डिक एक्टिविटी बढ़ेगी, कार्डिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, और कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगा। तो देखिएगा आपको याद रखना है, माइल्ड कंसंट्रेशन यूरिन आउटपुट बढ़ा दिया, मॉडरेट कंसंट्रेशन कार्डिक आउटपुट बढ़ाकर सिस्टोलिक बीपी बढ़ा दिया। अगर आपने 20 से 50 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट का आईवी इन्फ्यूजन हाई डोज दे दिए तो मे इंक्रीज ब्लड प्रेशर, वहां पर ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, स्टिमुलेट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, रिस्क ऑफ अरिथमिया हो जाता है। कहने का मतलब नॉट यूज क्लिनिकली, मैं बता ही चुका हूं, ये कंसंट्रेशन हम यूज ही नहीं करते हैं। तो डोपामाइन की हाई कंसंट्रेशन को हम पसंद ही नहीं करते हैं। डोपामाइन माइल्ड टू मॉडरेट कंसंट्रेशन पर दिया जाता है। माइल्ड कंसंट्रेशन D1 D2 से रीनल ब्लड वेसल का डायलेशन और यूरिन आउटपुट का बढ़ जाना। मॉडरेट कंसंट्रेशन बीटा 1 कार्डियक एक्टिविटी बढ़कर सिस्टोलिक बीपी का बढ़ जाना। हाई कंसंट्रेशन अल्फा इफेक्ट, और अल्फा इफेक्ट की वजह से अपन इससे होने वाले वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, बीपी बढ़ने का खतरा होने की वजह से, अर्दिमिया का खतरा होने की वजह से इसे अपन इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। इसके बाद बात करें डोपामाइन के यूजेस, यहीं से यूजेस निकल के आ रहे हैं।
ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन, लो कार्डिक आउटपुट, पुअर परफ्यूजन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स। अगर किसी व्यक्ति की कार्डिक एक्टिविटी कम हुई है तो डेफिनेटली सिस्टोलिक बीपी कम होगा, हाइपोटेंशन में जा सकता है, ऑर्गन परफ्यूजन कम होगा तो उस व्यक्ति के अंदर ऑर्गन परफ्यूजन बढ़ जाए, उस व्यक्ति का सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाए, आउटपुट बढ़ जाए। इसके लिए अपन इसको देते हैं। कहाँ कहाँ देंगे कि भैया कार्डियोजेनिक शोक का मरीज हो, सेप्टिक शोक का मरीज हो, इन मरीजों के अंदर बीपी को बढ़ाने के लिए, कार्डिक आउटपुट को बढ़ाने के लिए, परफ्यूजन को बढ़ाने के लिए, और एक्यूट हार्ट फेलियर की कंडीशन हो वहां पर देंगे अपन। अब इन मरीजों में ये बीपी नहीं बढ़ाता है, साथ में यूरिन आउटपुट भी बढ़ाता है, तो डोपामाइन इंक्रीज सिस्टोलिक बीपी एंड यूरिन आउटपुट। आप सबको पता होना चाहिए कि भैया शोक के मरीज में हाइपोटेंशन ही एक दिक्कत नहीं है, ऑर्गन परफ्यूजन ही एक दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा जो दिक्कत सबसे पहले शुरुआत में देखने को मिलता है बीपी कम होने के साथ, ऑर्गन परफ्यूजन कम होने के साथ, जो अंग सबसे बड़ा इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले प्रभावित होता है, उसका नाम है किडनी। यूरिन आउटपुट कम होने के बाद, मतलब यूँ समझ लीजिए क्लिनिकल सेटअप में पेशेंट से रिलेटेड जो केयर करने वाले हैं उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लग जाती है। तो डोपामाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये बीपी बढ़ाने के साथ साथ यूरिन आउटपुट को भी मेंटेन करता है, यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है, तो रीनल परफ्यूजन, रीनल फंक्शन मेंटेन रहते हैं। कहने का मतलब डोपामाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जो आपके सिस्टोलिक बीपी के साथ साथ यूरिन आउटपुट को भी बढ़ाएगी। कहां पर? कार्डियोजेनिक शोक का मरीज हो, सेप्टिक शोक का मरीज हो, आपका एक्यूट हार्ट फेलियर हो, इन तीनों कंडीशन में सिस्टोलिक बीपी के साथ साथ यूरिन आउटपुट बढ़ाने में भी मदद करेगी। उसके बाद बात करें डोपामाइन के बारे में, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं पॉसिबल। बोले डिस्निया हो सकता है, नोज या वोमिटिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, आईओपी बढ़ सकता है, डायलेटेड पिपिल हो सकती है, और ज्यादा डोज दे दी अगर आपने किसी को डोपामाइन की तो वेंट्रिकुलर अर्थिमिया और आर्टेरियल फिब्रिलेशन, मैंने बताया था हाई कंसंट्रेशन जो हम पसंद ही नहीं करते हैं। ये पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट है डोपामाइन के। उसके बाद बात करें अपन कॉन्ट्राइंडिकेशंस, किसको नहीं देना है। जिस व्यक्ति को डोपामाइन से हाइपर सेंसिटिविटी वहां नहीं दोगे। फियोक्रोमासाइटोमा, ऑलरेडी उस मरीज में बीपी बढ़ा हुआ है तो डोपामाइन से और बीपी बढ़ सकता है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ऑलरेडी वीएफ का पेशेंट है, डोपामाइन दोगे तो और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। उसके बाद बात करें कि क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है जब डोपामाइन आप देने वाले हैं। बोला यूज विद क्वेश्चन इन एंजाइना, वेंट्रिकुलर अर्थिमिया और एमआई। अगर किसी को एमआई हो चुका है या वेंट्रिकुलर अर्थिमिया है या एंजाइना है तो उसमें ये पास सोच समझ के दिया जाता है, कोशिश करें अवॉइड करें। पर अगर इसको देना ही है तो साथ में जो कॉन्फिडेंस है उनको मेंटेन करने की पूरी कोशिश की जाएगी, कॉम्प्लिकेशन का ध्यान रखा जाएगा। यूज विद, नॉट यूज विद एल्कली, भैया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसे कभी भी नहीं लगाया जाएगा। NaSCO3 इसे इनएक्टिव कर देगा। सोडियम बाइकार्बोनेट खराब कर देता है डोपामाइन को, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसको कभी भी लगाया नहीं जाता। और इसको जब भी दे रहे हो तो ब्लड प्रेशर को क्लोजली मॉनिटर करना है। अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट की तो आपने ध्यान रख ली, बोले सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसको नहीं देना, पर आपको ये साथ में ये भी याद रखना है, बोला भैया कि इसको जब भी दे रहे हैं अपन उसको बीपी उसका मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि डोपामाइन सिस्टोलिक बीपी बढ़ा रहा है, साथ में डोपामाइन के साथ फ्लूइड भी जा रहा है, क्योंकि डोपामाइन अनडाइल्यूटेड लगता नहीं है। डोपामाइन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो नहीं दे रहे पर सोडियम क्लोराइड के साथ तो दे ही रहे हैं। डोपामाइन सोडियम क्लोराइड के साथ दे सकते हैं। डोपामाइन आपके किसके साथ दे सकते हो? आप D5 के साथ दे सकते हो। आपको याद रखना है डेक्सट्रोज 5% के साथ दे सकते हैं, सोडियम क्लोराइड के साथ दे सकते हैं। दे सकते हैं क्या? डाइल्यूट करते हैं, उन्हीं से डाइल्यूट करके देते हैं। पर डाइल्यूशन के साथ साथ आपको एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी भूल के भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिक्स नहीं करना है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसके साथ मिक्स कर दिया तो डोपामाइन खराब हो जाएगा। मिलते मिलते शब्द इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कभी मिक्स नहीं किया जाएगा, खराब हो जाएगा। पर डाइल्यूट किसके साथ किया जाता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड के साथ इसको डाइल्यूट किया जाता है। और किस साथ डाइल्यूट कर सकते हैं? इसको डेक्सट्रोज 5% के साथ डाइल्यूट कर सकते हैं। तो फ्लूइड जा रहा है और खुद डोपामाइन बीपी बढ़ा रहा है, तो पेशेंट का बीपी मॉनिटर करना बहुत ही जरूरी है। यूज क्वेश्चन इन पेशेंट टेकिंग माओ इनहिबिटर। माओ इनहिबिटर के साथ अगर आप ले रहे हो तो उस मरीज में डोपामाइन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, और डोपामाइन का लेवल बढ़ने से मरीज में क्या आ सकते हैं? कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ये भी आपको सावधानी बरतनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट दवा थी डोपामाइन, जिसके बारे में आज आपको मैंने बताया। मोटी मोटी बातें याद रखनी है। 200 mg पर 5 ml का इंजेक्शन है, 40 mg पर ml की स्ट्रेंथ है। IV इन्फ्यूजन जाता है, स्लो जाता है, डाइल्यूटेड जाता है। स्लो डाइल्यूटेड का क्यों ध्यान रखना है? बोला डाइल्यूटेड इसलिए करना है ताकि असर एक साथ ना आए। पोटेंट दवा है, स्लो इसलिए देना है कि एक साथ असर ना आए।
और साथ में कंटिन्यू बॉडी में जाए। बॉडी में कंटिन्यू क्यों जाए? क्योंकि इसका शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन है, फास्ट मेटाबॉलिज्म है, तो कंटिन्यूस का आईवी इन्फ्यूजन जाना जरूरी है। उसके बाद क्या ध्यान रखना है? बोले 3 जगह काम करती है, D1 D2 पर माइल्ड कंसंट्रेशन पर, बीटा 1 पर मॉडरेट कंसंट्रेशन पर, अल्फा पे हाई कंसंट्रेशन पर 0.2 से 1 mg पर मिनट की स्पीड से ये दी जाती है। और इसका यूज माइल्ड और टू मॉडरेट कंसंट्रेशन पर ही किया जाता है। हाई कंसंट्रेशन पर ये अल्फा पे काम करती है, जिससे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का खतरा रहता है, अर्दमिया खतरा रहता है, वो कंसंट्रेशन क्लिनिकली कभी यूज ही नहीं होती है। माइल्ड कंसंट्रेशन D1 D2 की वजह से रीनल ब्लड का डायलेशन होता है, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट बढ़ता है, जिसकी वजह से नेट्रियूरेटिक इफेक्ट आता है। साथ में बीटा 1 का याद रखना है, कार्डिक आउटपुट बढ़ाकर सिस्टोलिक बीपी बढ़ा देता है। तो ये दवा बेसिकली सिस्टोलिक बीपी बढ़ाने के साथ साथ यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए काम में ली जाती है। कार्डियोजेनिक शॉक हो, चाहे सेप्टिक शॉक हो, चाहे एक्यूट हार्ट फेलियर हो, दोनों के अंदर ये माइल्ड टू मॉडरेट कंसंट्रेशन पर हम देते हैं। D1 D2 बीटा 1 को हम टारगेट करते हैं और उन रिसेप्टर के थ्रू पेशेंट का सिस्टोलिक बीपी बढ़ाते हैं और साथ में यूरिन आउटपुट को मेंटेन करते हैं। ध्यान ये रखना है कि इसको डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड के साथ करना है, इसको डाइल्यूट आपको डेक्सट्रोज 5% के साथ करना है, पर कभी भी इसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट मिक्स नहीं करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी किसके बारे में? डोपामाइन ड्रग के बारे में। थैंक्स यू।